सुशील जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर शिवेंद्र जी के पास जाऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। अभी स्थिति क्या दिख रही है आपको? ऊंट किस खड़ा है, बैठा है, और खड़ा है तो किस, बैठा है तो किस करवट है, खड़ा है तो कब तक बैठेगा? सर सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी। सर। आपको बता दें कि जो माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ से लेकर के डिवीजन बेंच तक जो आदेश आया है उस पर सीधा साधा एक सिंपल सा आदेश है कि इसको 3 महीने के अंदर लिस्ट को नई प्रिपेयर करिए, आरक्षण नियमावली और बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली का ध्यान में रखते थे। लेकिन जब विभागीय अधिकारियों या संबंधित लोगों से मुलाकात की जा रही है तो वो कह रहे हैं कि हमको जो है कि अभी पर्याप्त समय और चाहिए, इतने समय में हम जो है सूची नहीं बना सकते। लेकिन सर आपके चैनल के माध्यम से ये बता दें कि जब सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, इस इंटरनेट के युग में 3 महीने की पेंडेंसी क्यों? लगातार हम लोग 69,000 की जो मूल चयन सूची है उसको मांग रहे हैं, उसी से विवाद का जन्म हुआ है। आज तक ये देख क्यों नहीं रहे हैं? उस मूल चयन सूची को अगर मेरिट के घटते क्रम में अगर ये जारी कर देते तो शायद ये जो विवाद आज बहुत बड़ा रूप ले चुका है ये शायद ना लिया होता। सभी अभ्यर्थी को ये पता चल गया होता है कि उसका चयन क्यों नहीं हुआ। लेकिन मेरिट लिस्ट के ना आने की वजह से आज आपसी भाईचारा, आपसी संबंधों में जनरल का अलग ग्रुप बैठा हुआ है सीआरटी पर, ओबीसी एससी का अलग ग्रुप बैठा के माहौल में है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सरकार से आपके चैनल के माध्यम से इतना निवेदन करेंगे कि आप जिन 69,000 अभ्यर्थियों का चयन किया है उनकी मेरिट लिस्ट घटते क्रम में जारी कर दीजिए, ताकि किसी का कोई गिरीवांश ना बन सके, ना वो अदालत की शरण जा सके। नहीं जारी कर रहे हो इसीलिए बच्चे परेशान हैं और अदालत की शरण में कोई सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में ठीक। पहले दिन से तकरीबन 19,000 सीटों का स्कैम को लेकर के हमारा मुकदमा कोर्ट में पेंडेंसी रही, चलता रहा। एकल पीठ ने मुहर लगाई, डिवीजन बेंच ने मुहर लगाई, संवैधानिक संस्थाओं ने मुहर लगाई। अब तो शर्म करो और पूरी लिस्ट को सार्वजनिक करो। ठीक है सुशील, रुकना होगा। शिवेंद्र जी, 3 अलग अलग समूह धरने पर हैं इसी 69,000 के मसले में। कैसे समाधान निकलेगा और क्या समाधान निकलेगा? आज हमने देखा कि एक कैविएट सुप्रीम कोर्ट में लगी है आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि के जरिए कि भाई अगर कोई अनरिजर्व वर्ग से कोई पिटीशन आती है तो उसको एक्स पार्टी ना कुछ राहत दी जाए, हमको सुना जाए। मामला इसका मतलब है कि देरी पहुंच गया, अब तो बस कुंडी खटखटानी है। शिवेंद्र जी, आपके माध्यम से इकलौती आवाज है जो चयनितों के दोनों पक्षों की बात करती है। अन्यथा आज जो साथी वहां पर बैठे हैं वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि जब हाईकोर्ट डबल बेंच का निर्णय आया था तो सभी पक्षों को इंतजार करना चाहिए था सरकार द्वारा समाधान देने का। हम लोगों को मजबूरन वहां जाना पड़ा कि ऐसा ना हो एक पक्ष के दबाव में सरकार जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले ले। हम लोग अपना भी प्रभावितों की संख्या सरकार के सामने स्पष्ट करना चाहते थे कि हम इतने लोग प्रभावित हैं। इसके बाद सुशील भाई ने कहा कि सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक एक ही आदेश आया था। सर आपको मैं बताना चाहूंगा अगर सिंगल बेंच का वही आदेश होता तो नहीं, सिंगल बेंच का अलग आदेश था। सिंगल बेंच के उनको गलत जानकारी होगी। सिंगल बेंच के आदेश को ही पलटा डबल बेंच ने। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, एक भ्रम और फैलाया जा रहा है कि वहां सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बैठे। सर ये सरासर झूठ है, वहां सभी वर्गों के अभ्यर्थी बैठे थे। क्योंकि चयन सूची में कोई भी बदलाव होता है तो चयन सूची से सरकार ये आकर के बताए कि सही है गलत है, क्योंकि पिछले सब लोग बताते रहे कि सही है। हमें इससे मतलब नहीं सर, चयन सूची हमने नहीं बनाई है। हम बस ये कह रहे हैं सरकार हमें एक कार्य योजना बता दे किस माध्यम से वो चयनितों को सुरक्षित करेगी, और उसके बाद में सरकार और जो साथी जो है लड़ाई लड़ करके आए हैं वो आपस में तय करें कि उनको किस प्रकार से न्याय मिलेगा। हमारी सरकार से बस एक मांग है कि चयनितों के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दे कि इस माध्यम से आपकी नौकरी जो है सुरक्षित होगी। जी अभिषेक वाजपेयी जी, ये भी धरने पर वो भी धरने पर, और दोनों हमारी ही संतान, इसी प्रदेश की संतान, इसी देश की संतान।
और अभी दूर दूर तक नहीं सवेरा है कहीं, अभी कोई ऐसा लग नहीं रहा कि रास्ता कोई समाधान की ओर जा रहा हो। अभी जो हमें समझ में आ रहा है वो इतना आ रहा है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन में हो सकता है मंगल बुध सोमवार मंगल में ये सुप्रीम कोर्ट में जाके खूंटी पे टंग जाएगा मामला। वाजपेयी जी। धन्यवाद अमिताभ जी। और कि जो आपने बात कही बिल्कुल सत्य बात है। और अगर आप इसको देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही मंशा नहीं थी। आपने देखा कि कहीं ना कहीं जब वो आज की, जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा कि हम सब लोग इतना हाईटेक हो चुके हैं सारी चीजों को लेकर के, एक एक चीज की जानकारी हम लोग के पास रहती है, तो उस कंप्यूटर के युग में हम क्यों नहीं जल्दबाजी कर लेते हैं, क्यों नहीं 4 घंटे 3 घंटे में चीजें फाइनल हो जाती है। आप 3 घंटे मत लीजिए, 3 दिन ले लीजिए, 4 दिन ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, लेकिन 3 महीने का इंतजार क्यों। दूसरी बड़ी चीज अमिताभ जी, अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपको भी जानकारी है कि अब जो बैंकें हैं वो बैंक जो शिक्षक अभ्यर्थियों को लोन दिया था उनसे रिकवरी के तरीके ढूंढ रही कि अगर वो उनके पक्ष में नहीं जाएगा तो, या उनके पक्ष में जाएगा तो किस तरीके से लोन की रिकवरी हम कर सकेंगे। ये सबसे बड़ी विडंबना हो जाएगी, क्योंकि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक पक्ष के हाथ में आएगा तो दूसरा पक्ष खाली रहेगा, दूसरे पक्ष के आएगा तो पहला पक्ष खाली रहेगा। लोन की रिकवरी वो देंगे कहां से, लोन को भरपाई करेंगे कहां से, ये सबसे बड़ी बात भी इसमें एक सम्मिलित हो जाएगी आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो। तीसरी बात, सबसे बड़ी चीज की, अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ होती तो भारतीय जनता पार्टी 2019 से लेकर के अब तक भी इतना टाइम कहीं ना लगाती और कहीं ना कहीं इसके बीच का रास्ता निकाल करके उस पर काम किया जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बोलती है कि हम लोगों की सहूलियत के लिए देखते हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के कभी भी आपने देखा कि हमेशा पेपर लीक होते रहे, और जिनके चीजों को हुआ भी तो कहीं ना कहीं सबके हाथ खाली रहे। आंकड़ों की बाजीगरी भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं कर सकता कि हमने भर्ती निकाली भी लेकिन मिला कुछ नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में दोनों भाइयों को लोन की रिकवरी से लेकर के हर एक चीज पे जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आखिर उसका भुगतान हम करेंगे कैसे, सरकार को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के ही दिशा निर्देश से बैंक से लोन दिए जाते हैं और उसके बाद उसकी लोन की रिकवरी भी भरपाई करनी है। ठीक बात अभिषेक भाई। ऋचा जी के पास आऊंगा। ऋचा जी, कई बार हमको लगता है कि बवाल जितना टले उतना टालो, बोले नहीं निपटा लो, बोले ना छोड़ो अब आज मूड ठीक नहीं, अब फिर देखेंगे क्या। हमको लगता कोई देवी शक्ति आएगी, कोई करिश्माई फार्मूला आएगा और सब अपने आप सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा व्यावहारिक जीवन में तो होता नहीं। हमको जूझना ही होगा, आज जूझो, कल जूझो, परसों जूझो, क्या, और उसके राजनीतिक नफा नुकसान से हम बच भी नहीं सकते, ये भी तय है। नहीं, विपक्ष को समस्या कोई नहीं, वो 3 घंटे का ट्वीट भी कर सकते, 3 मिनट का भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन आपको तो चिंतन करना होगा। इधर वाला भी इसी उत्तर प्रदेश का वोटर है, उधर वाला भी उसी उत्तर प्रदेश का वोटर है। मैं कल मंत्री जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत टाइम है, इत्मीनान से करेंगे, ठंडे ठंडे टाइप का एक उनका एटीट्यूड था। ठंडे ठंडे क्यों करेंगे, ये हजारों बच्चे सड़क पर हैं, अखिलेश जी के 3 घंटा छोड़ो, 3 दिन में तो हो सकता है नहीं, जब सब ऑनलाइन है और एआई भी आ गई, सबकी मौसी, क्या अब तो एआई भी आ गई। पता नहीं, हमको बताया गया था कि ऐसा वो बना सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं उसको, एआई लगा के, कि उसने 7 करोड़ अवैध मोबाइल कनेक्शन एक झटके में डिस्कनेक्ट कर दिए। तो जब इतना कारीगर वो आ गया है मामला, तो यह तो 69,000 है, वही मशीन लगाओ, बटन दबाओ और जय श्री राम हो। ऋचा जी, नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पैनल में शामिल करने के लिए, और मैं आपके चैनल को विशेष रूप से एक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं हमेशा देखती रहती थी इस मुद्दे पे, आपने हमेशा, जब ये इतना ज्यादा मीडिया में भी नहीं दिखाया जा रहा था, आपके चैनल पे हमेशा इस विषय को उठाया गया था। और जो दोनों ही मेरे पक्ष के भाई बैठे हैं, उनके लिए भी मैं यही एक सहानुभूति देती हूँ कि जो भी फैसला आता है माननीय न्यायालय द्वारा, वो दोनों ही आप लोगों के लिए न्याय संगत हो।
एकदम आपकी बात से, सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन कहीं न कहीं अमिताभ जी, मैंने इस डिबेट को बहुत सुना है। ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके बातें चलती हैं, बट एक लाइन है ना कि जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कहीं न कहीं जो शिक्षा व्यवस्था की इस समय की स्थिति है, उसका कौन ज़िम्मेदार है, मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आज जिन शिक्षकों की लड़ाई चल रही है, मैं उस बहस में बाद में आऊँगी, लेकिन थोड़ा-सा समय लेके एक बात रखना चाहती हूँ कि जिस बहस में हम आज पड़े हैं, इसमें वो भी है जो शिक्षा मित्र हैं। एक समय पे जब अखिलेश जी की सरकार थी, तो उन्होंने जो शिक्षा सहायक कहलाए जाते थे, जिनका वेतन 3,000 रुपए होता था और अर्हता 12वीं पास होती थी, उनको उन्होंने विशेष वोट बैंक के रूप में देखकर, या फिर ये कहिए कि विशेष पिछड़े जाति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनको सीधे शिक्षक सहायक बना दिया और उन लोगों के बराबर लाके खड़ा कर दिया जिन्होंने बीएड क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, और तब उनकी सैलरी 30,000 रुपए थी। 8 साल पहले जब धरना दिया गया था कन्नौज में, एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की थी, और बहुत ही असंवेदनशील बयान अखिलेश जी का मैंने आज सुबह ही देखा है। वो भी लगातार सहायक शिक्षक इन्हीं 69,000 भर्तियों में संघर्ष कर रहे हैं। वो 12वीं पास कौन थे, विशेष जाति के थे, विशेष धर्म के थे, कौन थे, हमें कोई भी जानकारी नहीं है। खैर, उतना पिछड़ा हम नहीं जाना चाहते। एक और छोटी सी बात रखना चाहती हूँ। यूपीपीएससी के आयोग के एक चेयरमैन रहे थे अनिल यादव जी, जो इंटर में फेल हो चुके थे। हाई स्कूल को उन्होंने 2 बार में करके निकाल पाए थे। कोई भी उनकी अर्हता नहीं थी जिसमें वो यूपीपीएससी आयोग जैसे बड़े पद के चेयरमैन के तौर पे हों। उनके समय पे बहुत सारे लोगों के सीवी आए, लेकिन उनको चयनित क्यों किया गया? क्योंकि उनको चयनित एक तो इसलिए किया गया क्योंकि उनके नाम के आगे यादव था। नहीं बहुत सी ऋचा, ऐसी ये चीजें सारी बातें जी, पता है और इन पर जी, हम मैंने बहुत बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, कई घंटे कर चुके हैं अनिल यादव पर, ठीक है ना। अनिल यादव, अखिलेश यादव का नाम भूल सकते, मेरा नहीं भूल सकते कभी। जी, मैं उसी पे आ रही हूँ कि आपको उस बारे में सारी चीजें पता है। तो कहीं न कहीं हमारी सरकारों का दुर्भाग्य है कि उस समय पे जो चयन करके नौकरशाही आई, वो सपा के समय में भी वही थी जो भाजपा को चलाई है। ये कहीं न कहीं हमारी पार्टी का भी, कि जो भी फैसला आता है माननीय न्यायालय द्वारा, इसमें जितने भी अधिकारी सम्मिलित हैं, जिन अधिकारियों ने ये काम किया, क्योंकि कोई भी भर्ती होती है उसमें मंत्री जाके उस भर्ती को नहीं कराता है। पूरा एक पैनल बैठता है जिसमें सचिव होते हैं, उनके प्राइवेट जितने भी आईएएस होते हैं, उनकी पूरा एक लॉबी होती है। वो जिस तरीके से चीजों को चलाती है, मुझे लगता है जो शीर्ष पे नेता बैठा होता है या मंत्री बैठा होता है, वो उस चीजों को मान के चलता है, क्योंकि उसके पास एक विभाग में बहुत सारे दूसरे भी काम होते हैं। और जो भी इसमें दोषी पाया जाए अधिकारी के रूप में, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो सपा के समय से आया हो, चाहे किसी भी समय पे, उसको उसी तरीके से उसके ऊपर भी चाबुक चलनी चाहिए। और उसकी ऋचा जी, उतनी ही साल बर्बाद होनी चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये बात मैं तब मानता, अभिषेक बाबू अभी रुको एक मिनट, मैं ये बात आपकी तब मानता जब आपने 7 साल 8 साढ़े 7 साल में कम से कम 100 अधिकारी नाप के खूंटी टांग दिए होते, बोले ये बसपाई है, सपाई है, इनको बर्खास्त। क्या आप भी तो उन्हीं को गुलाब जामुन खिला रहे हो, मैं नाम लूं? फिर ये नहीं चलेगा। टीवी पर ये बताओ कि सब उन्हीं की मानसिकता। ऐसा आप नहीं, अकेले नहीं, आपके बड़े बड़े नेता भी ऐसी बोरी बातें करते हैं। क्या कि सपाई मानसिकता? अरे सपा वाले भर्ती कर गए, इनको बैठाल गए यहाँ। ये तो आप ही की मर्जी से बैठे हैं ना। मैंने जो आपको अनिल यादव जी का उदाहरण इसीलिए दिया था कि सच में ये लोग बैठा के गए हैं। और अरे भाई, तो आप क्या कर रहे हो? आप लूडो खेल रहे हो, अंताक्षरी खेल रहे हैं सरकार में। आप जो समय सीमा की बात कर रहे हैं अमिताभ जी, ये इतना जल्दी संभव नहीं होता है कि नहीं, मैं अभी समय सीमा की बात ही नहीं कर रहा ऋचा ना। अभी मैंने समय सीमा, मैंने आपसे कहा, आपने एक बात कही कि अखिलेश यादव और बसपा के समय के अधिकारी हैं जो हमारे यहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं उस पर पूछ रहा हूं, जब वो गड़बड़ी करने वाले पदों पर हैं तो आप अंताक्षरी में व्यस्त हैं? आपको समझ नहीं? जब आपको आरोप लगा रहे, इसका मतलब आपको समझ है, आपको मतलब भाजपा को, ठीक? तो उनको बर्खास्त करके घर क्यों नहीं भेज दिया? वो समय भी अमिताभ जी आएगा। अरे भाई, आपका समय नहीं आया, ये बच्चे बर्बाद हो गए। ये 69,000 भर्ती जी, आप नहीं, कौन जीता है तेरे जुल्फ की सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक, ये दोनों तरफ के बच्चे सड़क पर हैं और आप कह रहे हो कि समय आएगा, सबका समय आएगा है? ये तर्क ठीक